जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज़ का, फिज़िक्स का, ए लेवल एएस एमसीक्यूज़ मई जून 21 वेरिएंट 12 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। व्हाट इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड? रीजनेबल एस्टिमेट कौन सा नहीं है? बाकी सब रीजनेबल है, एक नहीं है। तो पहले है 2 × 10⁻³ होता है 2000 वाट ऑफ द पावर डिसिपेटेड बाय द हीटिंग एलिमेंट। ये हो सकता है, हीटिंग एलिमेंट 2000 वाट का होता है। 4 × 10⁻², 400 मीटर क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। 400 मीटर क्यूब पानी हो सकता है स्विमिंग पूल में। 5 × 10⁻5 न्यूटन सेकेंड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द लॉरी। एक लॉरी है जिसका मैस है जी 5000 किलोग्राम और वो चल रही है ऑलमोस्ट मे बी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका आंसर आ सकता है 10⁵ में, 10⁵ में आ सकता है आंसर। तो ये भी हो सकता है। 6 × 10⁻², 600 न्यूटन्स। वेट ऑफ द फुली ग्रोन रेस हॉर्स। रेस हॉर्स का बेटा इतना वेट नहीं हो सकता, ये 60 kg का तो नहीं हो सकता ना, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। तो ये रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। आपका डी आंसर है, ऑप्शन डी। अच्छा, आगे कहते हैं विच क्वांटिटी हैव द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर वोल्ट। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, ये वोल्टेज की यूनिट है। न्यूटन मीटर वर्क डन और एनर्जी होता है। वर्क डन और एनर्जी असल में क्या है? एनर्जी ओवर वोल्ट। एनर्जी डिवाइडेड बाय वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी वोल्टेज से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है आपके पास? वोल्टेज का फार्मूला है। वोल्टेज होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज। चार्ज को उधर ले जाओ। चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जॉउल या न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट वोल्ट। न्यूटन मीटर पर वोल्ट, चार्ज। इसका आंसर है बी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज। एमसीक्यू नंबर 3 प्लीज। An object is acted upon two forces 10 Newton in the vertical direction and 6 Newton at 40 degree to the vertical as shown. What is the resultant force? Resultant निकालना है इन फोर्सेस का। इन फोर्सेस का बेटा हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें? रेजोल्यूशन मेथड से करते हैं। एक्सेस यू बना लिए 6 sin 40 40 40 40 और ये क्या हो जाएगा 6 cos 40। 6 sin 40 3.9 चेक करो, और 6 cos 40 कितना था? 4.6। अब ये ऊपर को है, ये नीचे को है, इनका रिजल्टेंट ऊपर को बनेगा 10 - 4.6 5.4 और ये 3.9। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों में 90 का एंगल है। पहले यूँ चले गए 3.9, फिर यूँ चले गए 5.4। ये रिजल्टेंट आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। r² = 3.9 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आ रहा है 6.6 r की वैल्यू। 6.6 आंसर है। यस 30। अगर तो इसके करीब आता तो एंगल भी चेक कर लेते हैं। आंसर 6.6 एक ही आंसर है, तो फिर यही आंसर है, डी। आंसर इज डी। इसको इरेज करना है। क्वेश्चन नंबर 4। An analog meter with a range 0 to 250 milliampere is connected into an electrical circuit. The diagram shown the ammeter display. What is the reading on ammeter? तो बेसिकली ये 250 के इक्वल है। ये 250 के इक्वल है। ये किसके इक्वल होगा? 125 के इक्वल होगा। ओके, तो एक डब्बा में किसके इक्वल आ रहा है? 1 2 3 4 5 / 5 25 50। एक डब्बा 25 के इक्वल है। 125 है, ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। तो एक 5 के इक्वल है। 180 185 190 ऑलमोस्ट। ये 190 आ रहा है। ये आंसर कितना है? 190 मिली। आप सबसे पहले चेक कर लेना कि रेंज 0 to 250 है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 250 लिखते हैं, यहाँ पे 125। कैलिब्रेटेड वैल्यू ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स। कितने डिवीजन्स हैं? ये देखो 5 10 25 डिवीजन्स हैं। 125 / 5 25 सॉरी 5 आंसर आ रहा है। इसका लीस्ट काउंट 5 आ रहा है।
तो यहाँ तक 125, 150, 175, 80, 85, 90, ये 190 रीडिंग है, ये 190 रीडिंग है। द आंसर इज डी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 प्लीज। Students take reading of the volume of the liquid using 3 different pieces of measuring cylinder equipment XYZ. The true value of the volume of V is V. True value is V. Okay. XYZ 3 students हैं. Student taking reading of the volume of the liquid using 3 different pieces of measuring instrument. Okay. 3 instruments से XYZ, उनसे volume find out किया, true value V है. The student result are shown. Different instruments हैं. Okay. क्या कह रहा है जी? ये वैल्यूज़ क्या है? लेस प्रिसाइज है लेकिन इनकी एवरेज एक्यूरेट है। ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है लेकिन एक्यूरेसी लो है इसकी। आपकी पूरी मीन वैल्यू, आपकी एवरेज वैल्यू मीन्स एक्चुअल से उधर चली गई है। और ये दोनों चीज़ें हैं, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट आर प्रिसाइज एंड हाउ मेनी आर एक्यूरेट? प्रिसाइज कितने? ये भी प्रिसाइज है, ये भी प्रिसाइज है, तो 2 प्रिसाइज हैं। एक्यूरेट क्या है? जिनकी एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये होती है, एवरेज वैल्यू ये होती है, ट्रू वैल्यू से ओवरलैप कर रही है, ये भी 2 हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। द आंसर शुड बी डी। 2 प्रिसाइज हैं, 2 एक्यूरेट हैं। आंसर शुड बी कौन सा कहता? 5 का डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड इन वैक्यूम? वैक्यूम में बॉडी गिर रही है, वैक्यूम में क्या है उसकी वेलोसिटी? विच ग्राफ शोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन वैक्यूम? वैक्यूम में इसमें सिर्फ उसका वेट एक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, कम तो नहीं होगी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है जो कम करेगी, ओनली एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, तो आंसर इज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। द आंसर शुड बी डी। आसान क्वेश्चन था। वैक्यूम का मतलब ये नहीं होता कि वेटलेस है, वैक्यूम का मतलब एयर नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से फायर किया विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इट लैंड्स एट पॉइंट q अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r फ्रॉम p। ओके, ये रेंज गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g। विच इक्वेशन फॉर r इज करेक्ट? r की इक्वेशन बतानी है। विच इक्वेशन फॉर r इज करेक्ट? ओके, सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। ये होता है v cos थीटा, होते v sin थीटा। तो रेंज निकालने में हम कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको पता है ना साइडवेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, तो s इज इक्वल टू vt लगता है ना, r इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T कह रहा हूं। अब जितने भी आंसर्स हैं वो t की फॉर्म में नहीं है, टाइम नहीं आ रहा, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टाइम की वैल्यू हम वर्टिकल डाटा से निकाल लेते हैं। वर्टिकल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? ये पॉजिटिव ले लिया तो नीचे को है g। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। और टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, 0 v sin थीटा माइनस जी टी। टी किसके इक्वल हो जाएगा? v sin थीटा ओवर g। ये तो ऊपर जाने का टाइम है ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बेटा जितना टाइम ऊपर जाने में मिलेगा उतना टाइम नीचे आने में मिलेगा ना। टाइम जितना ऊपर जाने में, ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये टाइम आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो क्या बन जाएगा? v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा ओवर g, तो हो जाएगा 2v cos थीटा v sin थीटा v cos थीटा, और v स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2v इंटू वी स्क्वायर cos थीटा sin थीटा ओवर g। 2v स्क्वायर cos थीटा sin थीटा ओवर g। गलत तो नहीं किया हमने? r निकालना है, g नीचे ही आना चाहिए। दी आंसर ये बन रहा है ना, ये बन रहा है b, 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ओवर g। या अगर रेंज, आंसर शुड बी 7 का बी होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज।
Question number 8. A book of weight W rests on a table. A student attempts to state the Newton's third law of motion by saying action equal to reaction. If the weight of the book is action force, what is the reaction force? Reaction force क्या होगी? वेट क्या होता है? द पुल ऑफ अर्थ, अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है, इससे इंटरेक्ट कर रही है अर्थ, तो अब अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है तो ये अर्थ को ऊपर पुल करेगा, तो पुल ऑफ बुक ऑन द अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में. द फोर्स W एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन अर्थ, नो. द फोर्स W एक्टिंग अपवर्ड ऑन द बुक फ्रॉम द टेबल, नो, टेबल तो है ही नहीं, टेबल इन्वॉल्व नहीं, अर्थ की बात करेंगे. द फोर्स W एक्टिंग अपवर्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द बुक, यस, सी आंसर है इसका सी आंसर है. इसको पुल, ये अर्थ की फोर्स होती है ना, अर्थ इन्वॉल्व है ना, बुक को अर्थ नीचे पुल कर रही है तो बुक अर्थ को ऊपर पुल करेगी, टेबल इन्वॉल्व नहीं है इसमें. टेबल की बात करते हैं तो बुक टेबल को नीचे पुश कर रही है तो टेबल बॉल को ऊपर पुश कर रहा है, बुक को ऊपर पुश कर रहा है. उसका आंसर सी होना चाहिए. 8 शुड बी सी. क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज. 4 balls are dropped at the same time from the top of the very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hit the ground first? There is no air blowing का हुआ है, हवा नहीं चल रही, हवा है लेकिन चल नहीं रही, ये भी नहीं बताया हुआ. अगर तो a ball dropped at the same time from the top of very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hits the ground first? अच्छा, अब इस पर डाउटफुल है, उनको एयर रेजिस्टेंस एयर है या नहीं है ये नहीं बताया हुआ. देखो, अगर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो तमाम बॉल जो है ना सेम टाइम पे ज़मीन को हिट करेंगी, ठीक है. अब वो ऐसा तो आंसर ही नहीं है, इसका मतलब एयर है लेकिन ब्लो नहीं कर रही. विच बॉल हिट द फर्स्ट? A B C D. एक का मैस M है, एक का मैस 4M है, एक का डायस M है, डायमीटर D है, और एक का मैस 4M है, डायमीटर 2D है. तो बेटा एयर फ्रिक्शन तो है लेकिन एयर चल नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ. तो एयर रेजिस्टेंस जो होती है ना, एयर रेजिस्टेंस वो सरफेस एरिया पे डिपेंड, फ्रंटल एरिया पे डिपेंड करती है. एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया. और एयर रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी? एयर रेजिस्टेंस किस पे, उस पर रिजल्टेंट फोर्स पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जिसका मैस कम होगा और डायमीटर ज़्यादा होगा. जिसका मैस कम होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा, ये इस पे एयर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी इसके रिजल्टेंट फोर्स पे, तो ये सबसे लॉन्गर टाइम लेगा. वो क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट में कौन हिट करेगी? जिसका मैस ज़्यादा होगा और डायमीटर कम होगा. मैस ज़्यादा, वेट ज़्यादा, बी, इसका बी आंसर होना चाहिए. मैस ज़्यादा होना चाहिए, वेट ज़्यादा होना चाहिए और डायमीटर कम होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 9B. ये बिल्कुल, ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेगी और ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लेगी. शॉर्टेस्ट का पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज. हाँ जी, क्या कहता है जी? अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल P ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम collide with a stationary nitrogen nuclei. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, collide with a stationary nitrogen molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल को टक्कर मारती है. P and Q दोनों नाइट्रोजन है, 320 स्पीड है. आफ्टर द collision the P traveling at 180 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 55 डिग्रीज, 180 से गया 55 डिग्री पे. Q ट्रेवल इन द डायरेक्शन 34 डिग्रीज, इस तरफ को गया, ठीक है जी, नजर आ रहा है क्वेश्चन. Assume there is no external forces. What is the magnitude of V of the velocity Q after collision? अब इसकी V निकालना है, और ये MCQ दिया हुआ है यार, हालांकि बड़ा क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है. ओके, Assume there is no external forces. What is the value of V? V निकालना है बेटा. ओके, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन तो इलास्टिक होता है लेकिन उससे V तो नहीं आएगा. हम क्या लगा रहे हैं? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर. इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे V के. ये 55 का एंगल है, ये 180 cos 55, ये 180 sin 55, इसके भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे. 34 का एंगल है, V cos 34, V sin 34. अच्छा, मॉलिक्यूल में इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो हम ये लंबे मेथड से ना करें. अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, हम इस मेथड से कर लें. देखो ना,
इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। एक तो इस मेथड से हो जाएगा, लंबा मेथड लग रहा है मुझे, पहले मैं उस मेथड से ट्राई करता हूँ, इजी मेथड से मेरे जहन में आया। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m इंटू 320 का स्क्वायर। सॉल्व करो जरा, 320 का स्क्वायर का हाफ प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 320 का स्क्वायर का डिवाइड बाई 2। क्या आ रहा है, 320 का स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 2 किया तो 51 आ रहा है बेटा। 3 दोबारा करो, 320 स्क्वायर का आंसर निकालो, 320 का स्क्वायर करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है। हम लिख देते हैं टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर कोलिजन का इलास्टिक कोलिजन होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m 320 का स्क्वायर प्लस 0, इसकी 0 थी, उधर क्या हो जाएगी हाफ m 180 का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ये v है, कंपोनेंट अभी नहीं बनाते, मैं ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा हाफ m तो सबके साथ आ रहा है ना, ये तो कैंसिल हो गया, हाफ m तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, 320 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 320 स्क्वायर माइनस 180 स्क्वायर और ये v है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे करो 320, अभी अंडर रूट ना लेना, 320 स्क्वायर माइनस 180 स्क्वायर, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लो। क्या आ रहा है, दिखाओ मुझे। हाँ इसका अंडर रूट भी लो ना, अंडर रूट आंसर, इसका अंडर रूट आंसर 264, ऑलमोस्ट 260। डी आंसर है, पहले मुझे चेक करने दो, डी है फिर मैं इसे कराता हूँ। 10 का डी है, ओके। ये लो, देखो बेटा ये मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है ना, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो होते हैं ना वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, हमें पता है दे आर इलास्टिक कोलिजन्स। और जब इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया, 260 आ गया। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m 180 का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। सॉल्व किया v के लिए तो v की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया। लंबा मेथड क्या था, आप पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पे लगाते, टोटल इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, फिर वर्टिकल इक्वेशन बनाते, फिर उसको सॉल्व करते, v की वैल्यू निकालते, फिर हाफ m v स्क्वायर लगा के निकालते। तो लंबा काम था इस पर स्पीड निकालने का, मतलब इस पर बहुत लेंथी होता, तो हम इस तरह ही कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन वाला केस लगा रहे हैं। हाँ जी, MCQ नंबर 11, अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे सोचें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द पार्टिकल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के ऑपोजिट है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होती है ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड तो इधर को होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फोर्स इधर होगी, से फोर्स इधर है। व्हाट इज द फील्ड एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में तो हमेशा फोर्स उसी डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऐसी होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, फोर्स भी इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट जा रही है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक होगा और चार्ज नेगेटिव होगा। उनका ए आंसर है, इसका ए आंसर है। हाँ जी, MCQ नंबर 12 प्लीज। A disk of radius r is acted upon two opposite forces each of magnitude of what is a torque। टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर r प्लस r 2r 2fr। सी आंसर है इसका, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट MCQ नंबर 13 प्लीज. A uniform square sine of weight 40 Newton, a uniform square sine of weight 40 Newton is suspended vertically from the top edge of a horizontal hinge. Okay, hinge horizontal है, इस तरह हैंग हुआ है, साइड व्यू ये है. The hinge is not frictionless नहीं है. When the sine is displaced from vertical by an external force and released, it does not return to the vertical position. ठीक है. The maximum torque acted upon by the hinge is 6 Newton meter. The sine is displaced by 90 degree and so that it is horizontal and then gradually released. At what angle the vertical does the sine hang after release? Okay. इस पोजीशन से ला के उसको रिलीज किया है, इस पोजीशन पे ला के वो नीचे जाएगा और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएगा. ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है. ओके, द हिंज इज नॉट फ्रिक्शन. हिंज पे फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन ना होती तो यहाँ आके रुकता. अच्छा, अब आपने करना क्या है, हमें पता क्या है. द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द हिंज इज 6 न्यूटन मीटर. हमें पता है हिंज जो उसको वापस आने से रोक रहा है, ये इधर को आना चाह रहा है ना. वेट कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज. हिंज कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, हिंज. हाँ जी, हिंज प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में मोमेंट, और वो कितना है, 6 न्यूटन मीटर है ना, मैक्सिमम. ओके, ये थीटा एंगल है. क्या पूछ रहा है, एट विच एंगल टू द वर्टिकल. ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है आपने. तो जब ये आके रुक जाएगा तो इक्विलिब्रियम, फाइनली रुक जाएगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा ना. तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. इसका वेट यहाँ से एक्ट करेगा, वेट मिडल से एक्ट करेगा. वेट कितना है, 40. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा. मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमें ये डिस्टेंस चाहिए. ये थीटा एंगल है. टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, 0.8. इसका आधा कितना होगा, ये 0.4 है, 0.4 मीटर. वेट का लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है ना, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. तो वेट 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये क्या बनेगा, x बनेगा ना. और x की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 0.4. x इज इक्वल टू 0.4 साइन थीटा, है ना. ये चाहिए ना. ये 90 का एंगल है और ये 0.4 है ये वाला. ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ गई. तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है, 0.4 साइन थीटा. 0.4 साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट के इक्वल होता है ना. फोर्स कितनी है, वेट का ये लाइन ऑफ एक्शन है. इधर से डिस्टेंस कितना बन रहा है, ये डिस्टेंस बन रहा है. ये 0.4 है, ये 0.4 है. ये थीटा एंगल है वर्टिकल, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा. तो ये साइड चाहिए आपको. फोर्स इंटू डिस्टेंस और मोमेंट कितना होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसके इक्वल होना चाहिए, 6 न्यूटन मीटर. और 6 सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 60 ओवर 40 इंटू 0.4. ये 60 हो जाएगा, 15 ओवर 40, 3 ओवर 8. साइन इनवर्स ऑफ 3 ओवर 8. साइन इनवर्स आगे ब्रैकेट डालो, 3 ओवर 8. क्या आंसर आ रहा है, शिफ्ट दबाओ, साइन इनवर्स आ जाएगा, आगे ब्रैकेट डालो, फिर 3 ओवर 8 डालो. दिखाओ, साइन इनवर्स नहीं आता डालना बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 3 ओवर 8 करना था, ये मैं फाइनल कर दिया था. साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 3 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज, इट गिव्स 22 डिग्रीज.
ऊपर वाली में भी यही आंसर आएगा बेटा, आप बटन गलत दबा रहे हो। बी आंसर इसका 22 डिग्रीज, इसका बी आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन था, आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। Each foot of an elephant has a circular cross section with a circumference 1.4. The elephant has mass this much. The elephant is standing still in 4 feet on the ground. Assume pressure under each foot is same. What is the approximate pressure exerted by the ground on each foot? ओके जी, तो एलिफेंट 4 पाँव पे खड़ा हुआ है, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स वेट ओवर एरिया। पहले तो 1 फुट का एरिया निकाल लेना, फिर को 4 से मल्टीप्लाई करें। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ओके, सो ये 1.4 है, 2 इंटू 3.14, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, अब ऐसे करो 0.7 ओवर 3.14, इनको डिवाइड करो ज़रा, आर कितना आता है? 0.22 मीटर्स। ये तो रेडियस आ गया ना उसके पाँव का। अब एरिया निकालना है, सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.22 का स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 फुट कितना आता है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए इज एरिया ऑफ 1 फुट, 4 टाइम एरिया कर देंगे हम। वेट ओवर 4, 4 पाउंड पे खड़ा है ना, ये ए क्या है? 1 पाउंड का एरिया, ये कितना आता है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.22 का स्क्वायर, 0.15 आगे 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये वेट कितना है? 5000 किलोग्राम्स है ना, 5000 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.151, ये ऑलमोस्ट 54,000 हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ये कर दो 54 डिवाइड बाई 0.64, ये जीरो भी रहने दो, 54 डिवाइड बाई 0.64, ऑलमोस्ट 87 किलो पास्कल्स। सी हो गया, सी के करीब तरीन आ रहा है, आंसर शुड बी सी। जी बिल्कुल सी आ रहा है बेटा। कैलकुलेशंस का ख्याल रखिए, पहले सर्कमफ्रेंस गिवन है, इसको यूज़ करके रेडियस निकाल लिया, रेडियस से एरिया निकाल लिया, और 4 पाँव हैं, एक को इससे मल्टीप्लाई कर सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट ये आंसर आ रहा है 85,000 पास्कल्स, 85 किलो पास्कल्स। सर्कमफ्रेंस और एरिया का हम डायरेक्ट रिलेशन भी निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस और एरिया का हम रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। ओके, 14 हो गया। 15, अ स्टोन इज फॉलिंग वर्टिकली, a stone is falling vertically through air at a constant terminal velocity, which energy change is occurring? constant terminal velocity से गिर रहा है, जब constant terminal velocity से गिर रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, जितनी स्पीड यहाँ है उतनी स्पीड यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, तो ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है? वेट नीचे लग रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही है और दोनों बैलेंस हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कन्वर्ट होता जा रहा है। जितना लॉस इन जीपी है ना, loss in GP is converted into work done against friction, हीट एनर्जी बनती जा रही है। लॉस इन जीपी इंटरनल एनर्जी बनती जा रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड थर्मल एनर्जी। ए आंसर है इसका, 15 का ए आंसर है। काइनेटिक नहीं बन रही क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो जितनी भी लॉस इन जीपी है वो क्या बनेगी? गेन इन इंटरनल। हाँ, अगर स्पीड बढ़ रही होती तो काइनेटिक भी बनती, स्पीड जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है।
An object of weight 12 newtons stands on a platform of weight this much with the two pistons as shown. The container contains a fixed mass of gas and the pistons are free to move. ये piston है, ये piston है, ये platform है, ये object है, ये container है. The plunger is slowly pushed 4 centimeter. को 4 centimeter push करते हैं to the right. As the result, object slowly moves upward a distance 0.5 centimeter. How much work is done on the object? An object of weight 12 Newton. 12 Newton object है. प्लंजर को 4 सेंटीमीटर आगे लेके गए. As the result, the object slowly moves upward a distance of 0.5. ये ऊपर गया है 0.5 सेंटीमीटर. How much work is done on the object? Object पे कितना वर्क डन किया? Object पे उतना ही वर्क डन किया जितना गेन इन जीपी है. तो गेन इन जीपी निकालना है. वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन जीपी mgh. ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? होता है ना mgh. वेट mg की वैल्यू 12 है, mg की वैल्यू 12 है, वेट की वैल्यू 12 है, इनटू हाइट कितना है? 0.5. 6 जूल आंसर होना चाहिए इसका. 16 का सेंटीमीटर तो नहीं है, ये सेंटीमीटर है. ये 6 सेंटीमीटर है बेटा. तो आंसर आएगा 0.06 जूल. सॉरी, ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है. द आंसर शुड बी ए. बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, 100 पे डिवाइड करना है, यहीं पे करना है आप. 0.5 और 100 सॉल्व करते हैं तो 0.06 जूल्स. यार ये आंसर है. मैंने 6 कर दिया था, मैं मीटर समझा था, ये सेंटीमीटर. तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट वही है जो जीपी गेन कर रहा है वो. एमसीक्यू नंबर 17. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले किया हुआ है हमने इस तरह का क्वेश्चन. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार ऑफ मास m मूविंग up the slope through a distance s at constant velocity v. The angle of the slope is alpha. The acceleration of free fall is g. What is the ratio of gravitational potential energy gained by the car over work done by f? Gravitational potential energy gained by the car. Gravitational potential energy कैसे निकालते हैं हम लोग? एक तो होता है mgh, एक होता है component of weight into distance. mg साइन अल्फा, ये कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस. इस तरह भी आ जाती है गेन इन जीपी. तो गेन इन जीपी कैसे है कि कंपोनेंट ऑफ वेट के अलाउंग ये डिस्टेंस है. अगर आप वेट लेते तो वेट के अलाउंग ये डिस्टेंस है, तो हम वो ले रहे हैं. कंपोनेंट ऑफ वेट कितने हैं? एम जी साइन अल्फा इनटू डिस्टेंस एस ओवर वर्क डन कितना कर रहा है? एफ इंटू एस. ये कैंसिल हो गया एफ एस. तो क्या एम जी साइन अल्फा ओवर एफ. आंसर इज डी. 17 का डी होना चाहिए जी. बिल्कुल. नेक्स्ट आगे चल रही हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. ये डेफिनेशन नहीं है. इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स? नो. इट अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. डी आंसर है. 18 का डी. डेफिनेशन बेटा ये डी. एमसीक्यू में 19. A steel bar of circular cross section is under tension T. The diameter of the wide portion is double of the diameter of narrow portion. यहाँ पे diameter अगर D है तो यहाँ पे diameter 2D है. मतलब ये कि यहाँ पे अगर एरिया A है तो यहाँ पे एरिया 4A है ना, क्योंकि एरिया किसके इक्वल होता है? पाई D स्क्वायर ओवर 4. एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर. यहाँ पे डायमीटर D है, एरिया A है, यहाँ पे डायमीटर 2D है, एरिया 4 टाइम होगा. टेंशन सेम है हर जगह. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वाइड पोर्शन और स्ट्रेस इन नैरो पोर्शन? यहाँ पे स्ट्रेस कम होगी क्योंकि वाइड है, एरिया ज़्यादा है. जितने टाइम एरिया ज़्यादा है उतने टाइम स्ट्रेस कम होगी. 4 टाइम स्ट्रेस कम होगी. यहाँ पे 4 टाइम ज़्यादा होगी. इसका आंसर 4 होगा. कर लें. वाइड पोर्शन का क्या होगा? फोर्स ओवर एरिया 4A डिवाइडेड बाय फोर्स ओवर एरिया A. बेसिकली ये क्या चीज़ बन रही है? T ओवर 4A डिवाइडेड बाय T ओवर A. ये उल्टा करेंगे. T ओवर 4A मल्टीप्लाई बाय A ओवर T. तो 1 ओवर 4 आंसर आ रहा है. A से कट गया 1 ओवर 4. 0.25 ये आंसर है.
19 should be A. अच्छा भी next. MCQ number 20. Two guitar strings are stretched by a tensile forces. String S is stretched by force F that causes an extension X. जो बनाते हैं जी. X है और Y है. इसके अंदर जो टेंशन है वो F टेंशन है और एक्सटेंशन है इसकी, इसको 1 कह दो, वायर 1 और वायर 2, नहीं एक्स वाई कहना पड़ेगा, एक्स और वाई. इसके अंदर एक्सटेंशन है x. अच्छा दूसरी वायर क्या है, डबल फोर्स लग रही है 2F फोर्स लग रही है. फोर्स दोनों तरफ लगाते हैं और इसकी एक्सटेंशन है 2x. The string is stretched by force causes an extension x. The force is 2F, extension भी 2x है. What is the strain energy stored in x और strain energy stored in y? Strain energy का फार्मूला क्या होता है अगर हुक्स लॉ भी हो तो हाफ FE ये होता है ना, हाफ F1 E1 और हाफ F2 E2. हाफ तो कट जाएगा. F1 क्या है, F डिस्टेंस कितना है x, ये 2F डिस्टेंस है 2x, तो ये Fx कट जाएगा 1/4. The answer should be D. 20 का D होना चाहिए जी. MCQ 21. Two lasers emit light in vacuum. One laser emit red light and other green light. What property of the two lasers must be different? Must be different. Amplitude must नहीं है different हो. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है. इंटेंसिटी भी ज़रूरी नहीं डिफरेंट हो. स्पीड भी ज़रूरी, स्पीड होती सेम है. तो वर्क प्रॉपर्टी मस्ट बी डिफरेंट. तो उनकी क्या चीज़ जो डिफरेंट है वो कंफर्म है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. 21 का बी होना चाहिए. यस. 22. Two particles in a progressive wave are a distance 10 centimeter apart. The two graphs shown the position with time t of the displacement of two particles. एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव से शुरू हो रहा है t0 पे, एक नेगेटिव से शुरू हो रहा है, मतलब 180 का फेज डिफरेंस है इन दोनों में. व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू ग्राफ्स? दोनों ग्राफ, टू पार्टिकल्स इन अ प्रोग्रेसिव वेव्स आर ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट. 10 सेंटीमीटर अपार्ट है और एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, मतलब एक ऊपर है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. व्हाट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू ग्राफ्स? द पार्टिकल्स in a longitudinal wave has a compression and the nearest rarefaction separated by 10 centimeter. हो सकता है compression और rarefaction का हो सकता है, क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस जो होता है ना वो compression और rarefaction में होता है. Two particle in a longitudinal wave has a compression and the nearest rarefaction, नहीं ये नहीं हो सकता. 20 centimeter नहीं 10 होना चाहिए. A particle in a transfer waves a particle in transverse wave with a peak and nearest trough separated by a peak and the nearest trough separated by 20 नहीं 10, क्योंकि 10 होना चाहिए था. Particle in transverse wave with the two adjacent peaks are 10 centimeter. नहीं, adjacent peak नहीं होनी चाहिए, एक क्रस्ट और ट्रफ ऑपोजिट होना चाहिए. तो बेस्ट आंसर क्या लग रहा है इसका? ए लग रहा है ना. द पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूडल वेव विद कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर. बेटा देखो ना, एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. एक मीन पोजीशन से राइट पर है, एक मीन पोजीशन से लेफ्ट पर है. पॉजिटिव ये मीन पोजीशन है, एक यहाँ पर है, ये मीन पोजीशन है, एक यहाँ पर है. 180 का फेज डिफरेंस है. तो 180 का फेज डिफरेंस हो, अगर दोनों क्रस्ट हो या दोनों कंप्रेशंस हो तो फिर क्या होना चाहिए? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए. वो इन फेज होते हैं. जो पार्टिकल 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पार्ट होते हैं वो इन फेज होते हैं. दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है. तो बेस्ट आंसर इज व्हाट? ए. ओके, नेक्स्ट. A sound wave is detected by a microphone that is connected to a cathode ray. The screen of CRO display is shown. The time base setting is 20 microsecond per division. What is frequency? Frequency निकालनी है, टाइम बेस गिवन है आपको. ओके, एक साउंड वेव है, ये इसकी मेन पोजीशन है.
तो कहाँ से एग्जैक्ट गुजर रही है? यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट गुजर रही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट गुजर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एक ट्रफ और एक क्रस्ट, एक टाइम पीरियड और 1.5 टाइम पीरियड। 1.5 टाइम पीरियड कितने डब्बों में फिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। 5 और एक बॉक्स किसके इक्वल है? 2 माइक्रोसेकंड्स के। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो गया? 10 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 1.5। 5 टू 10 माइक्रो। फ्रीक्वेंसी इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। इसको रेसिप्रोकल ले लिया ना, ये -5 हो जाएगी। तो 1.5 इंटू 10⁻5, 1.5 इंटू 10⁻5, तो क्या आंसर होना चाहिए? 15,000 नहीं, 10⁻5 तो एक ज़ीरो ज़्यादा आ रहा है मेरा। माइक्रो -6 ही होता है ना। एक डब्बा किसके इक्वल है? एक डब्बा 20 के इक्वल है, 2 के इक्वल नहीं है, ये 20 है, सॉरी। यहाँ पे एक ज़्यादा आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 100 होगा, 10⁻4 होगा, तो 15,000। बेटा आपने देखते हैं कि एक वेव, देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है और ये एग्जैक्ट कोने से गुजर रही है। एक ट्रफ और एक क्रस्ट, 1.5 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड प्लस 0.5, 1.5 टाइम पीरियड। कितने डब्बों में फिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 डब्बों में फिट आ रहे हैं। एक डब्बा 2 के इक्वल नहीं है, 20 के इक्वल है। टाइम बेस्ड सेटिंग 20 है। द आंसर शुड बी बी। एमसीक्यू नंबर 24। जी बेटा एमसीक्यू नंबर 24 कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 24 क्या कहते हैं? अ पर्सन स्टैंड्स एट द साइड ऑफ द स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, द ट्रेन मूव्स टुवर्ड द पर्सन एंड एमिट्स अ साउंड फ्रॉम इट्स whistle. The person hears the sound of frequency 1690 observed frequency as the train approaches him. The person then hears a sound of frequency 1500 as the train moves away from him. The speed of sound is 340. What is the speed of train? तो दो इक्वेशंस बनाएं। हमें पता है क्या इक्वेशन होती है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ साउंड, और v प्लस माइनस वी एस होती है ना। ओके, माइनस लगता है अप्रोच करने पे और दूर जाने पे प्लस लगता है। आपको ये फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 1690 पास आते हुए, एफ एस पता नहीं, v कितना है? 340 ट्रेन की स्पीड ओवर v कितना है? 340। स्पीड को मैं x कहता हूँ, माइनस एक्स, ये करीब आने पे ये लगेगा, दूर जाने पे 1500 एफ एस 340 डिवाइडेड बाई 340 प्लस एक्स। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करें? इनको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, एफ एस से, और ये कट जाएगा। हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ताकि कैंसिलेशन हो जाए। बेटा देखो एफ एस नहीं चाहिए ना, या यहाँ से एफ एस की वैल्यू लेके वहाँ पे डाल दें, या इनको डिवाइड कर दें। मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इनको डिवाइड करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। एफ एस 340 इंटू 340 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ एस 340 और 340 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1690 1500, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 340 प्लस एक्स ओवर 340 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1690 इंटू 340 माइनस एक्स इज इक्वल टू 340 प्लस एक्स इंटू 1500। अच्छा, मैं 2-3 स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ। अब ये 1690x माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लेके आए, उसको उधर लेते हैं। ये हो जाएगा 1690 इंटू 340, और ये भी उधर आ जाएगा, माइनस 1500 इंटू 340 इज इक्वल टू 1500x प्लस 1690x। ठीक है जी। अब ये 1500 और 1690 क्या देगा? 3 नजर आ रहा है यहाँ तक बोल्ड? इनको सॉल्व करते हैं। 1690 मल्टीप्लाइड बाय 340 माइनस
1500 multiplied by 340, it gives divided by 3190, 20. The answer is 20 मीटर पर सेकेंड. सब कुछ करने के बाद ये आंसर 20 आ रहा है. वैसे इतना बड़ा MCQ देने ज़्यादा है. 24 का आंसर चेक करूँ मैं ज़रा. 24 का A है, सही है. अच्छा भाई, MCQ नंबर 25 प्लीज. Which shows the electromagnetic wave in order of decreasing frequency. फ्रीक्वेंसी कहाँ पे डिक्रीज होती है? रेडियो की तरफ. फ्रॉम गैमा टू रेडियो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. ओके, गैमा की ज़्यादा है, इन्फ्रा किससे कम है? अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा है. ये नहीं सही. गैमा, यूवी, इन्फ्रा, रेडियो, बी आंसर है. ये सही है. यहाँ गैमा के बाद अल्ट्रावायलेट. अब पूरा लिख के देख लेना. रीड बाइनर वैल्यू यूजिंग एक्सरे ग्लासेस. गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स. तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 25 बी. नेक्स्ट बेटा 26 कह रहा है अ पाइप ऑफ लेंथ L इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड. अ लाउड स्पीकर एट द ओपन एंड एमिट्स अ साउंड वेव इनटू द पाइप. ओके, व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म देयर इज एन एंटी नोड एट ओपन एंड ऑफ द पाइप. ठीक है, जब स्टेशनरी वेव बनती है तो यहाँ ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा. यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा. A loudspeaker is held open end. When a stationary wave formed, there is anti node at the open end of the pipe. Which wavelength of the sound could be used to produce a sound wave? Which wavelength could be used? अब बेटा क्या पता फंडामेंटल मोड है, मतलब ये भी हो सकता है ये चीज़ बने, और हो सकता है ये बने. यू नो, फर्स्ट ओवरटोन बने, सेकंड ओवरटोन बने, थर्ड ओवरटोन बने. जो भी चीज़ बनेगी, देखो यहाँ पे क्या होता है, लेंथ लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है. यहाँ पे क्या होता है, जो लेंथ होती है ना, ये लैम्डा बाय 2 प्लस 3 लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है. आगे क्या होती है, अगर अगला लूप बनेगा तो अगला मोड बनेगा, यू नो, अगला मोड बनेगा तो ये बनेगी लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस 5 लैम्डा बाय 4 होती है. मतलब आपको पता है जो लेंथ होती है ना, लेंथ ये क्या होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 होती है. तो लैम्डा क्या होगी, लैम्डा होगी 4L डिवाइड बाय ऑड नंबर. 4L डिवाइड बाय ऑड नंबर. अब 4L डिवाइड बाय ऑड नंबर कौन सा आंसर हो सकता है? लैम्डा होगी 4L डिवाइड बाय ऑड नंबर. ऑड नंबर 1 2 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है. तो हमारी लेंथ होगी 4L बाय ऑड नंबर. सी आंसर है. 26 का सी आंसर है. देखो बेटा दोबारा सुन लो. यहाँ पे होती है लेंथ 1 लैम्डा बाय 4. यहाँ पे होती है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4. ये 1 है, ये 3 है, फिर आगे होती है 5 लैम्डा बाय 4. तो ये पता है लेंथ जो होती है ना, ट्यूब की जो लेंथ होती है स्टेशनरी वेव बनने के लिए, वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 होती है. तो लैम्डा किसके इक्वल होगी? 4L ओवर ऑड नंबर. 4L ओवर ऑड नंबर कौन सी? अच्छा भी MCQ नंबर 27 प्लीज. Which diagram shows how the water waves diffract as they pass through a gap? वाटर वेव कैसे डिफ्रैक्ट करेंगी? तो आपको पता है डिफ्रैक्शन में जो गैप साइज है वेवलेंथ से कंपेरेबल है, तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होनी चाहिए. और यहाँ तो गैप साइज छोटा है तो 90 तक डिफ्रैक्शन होनी चाहिए. तो ये नहीं हो सकता. बेस्ट आंसर इज दिस, बी आंसर है इसका. देखते साथ नजर आ रहा है आपको. सी में तो वेवलेंथ ही चेंज कर दी उन्होंने, डी में स्ट्रेट ले गया, यहाँ पे कम डिफ्रैक्ट किया है. तो आंसर इज बी. MCQ नंबर कौन सा था? 27 का बी होना चाहिए. अच्छा भी 28. In a two source interference experiment, light of single frequency is incident on a double slit. The light waves emerging from the slits are coherent. What is meant by coherent? Coherent का मतलब होता है constant phase difference. They have constant phase difference. Simple, B आंसर है इसका. तो रट्टा लगाया हुआ हमने. जी बेटा हमने MCQ 28 तक कर लिए थे. नेक्स्ट MCQ नंबर 29. A parallel beam of light consists of two wavelengths 420 nanometers and 630 nanometers. The light is incident normally on a diffraction grating. The diffraction maxima of the two wavelengths overlap.
ओके एट एन एंगल 31 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। आपको पता है ना जब ये ओवरलैप करते हैं इक्वेशन क्या होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जब ओवरलैप करते हैं तो डी तो सेम होता है, थीटा भी सेम होता है। ओवरलैप कर रहे हैं, सेम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डी भी वही होगा, एंगल भी वही होगा। तो एन लैम्डा, एक में होता है n1 लैम्डा 1, दूसरे में होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको पूरा पहले मैं विजुलाइज कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यहाँ से लाइट आ रही है 420 एंड 630 दोनों आ रही हैं। स्क्रीन मैंने यूँ बना दी, जीरो ऑर्डर स्ट्रेट बनेगा, यहाँ पे 420 भी यहीं पे पड़ेगी और 630 भी यहीं पे पड़ेगी, दोनों का जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, एक यहाँ पे जाएगी, एक यहाँ पे जाएगी। ये कौन सी वाली होगी, अंदर वाली 420 और बाहर वाली कौन सी होगी 630। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में ये एंगुलर सेपरेशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर ये है, ये सेकंड ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर ये 420 वाला है और ये 630 वाला है। अच्छा थर्ड ऑर्डर में हो सकता है, थर्ड ऑर्डर में सपोज कर रहा हूँ कि ये 420 वाले का थर्ड ऑर्डर यहाँ पर आए और 6 का यहाँ पर आए। ये थर्ड ऑर्डर है, ब्लू से बनाया। ये 420 है और ये 630। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एंगल ओवरलैप कर रहे हैं ना, एंगल कौन सा है, मुझे नहीं पता थर्ड ऑर्डर है, कोई भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 31 का एंगल है, तो 31 के एंगल पे अगर 630 वाले का, छोटे वाले का सेकंड ऑर्डर है तो 420 वाले का थर्ड ऑर्डर है। मतलब 630 वाले का अगर फर्स्ट होगा तो उसका सेकंड होगा, अगर इसका सेकंड होगा तो उसका थर्ड होगा, अगर इसका फोर्थ होगा तो उसका फिफ्थ होगा, अगर इसका nth होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर n होगा, तो 420 वाले का एक ज्यादा होगा, n+1। देखो ना ओवरलैपिंग कहां पर हो रही है, 630 का सेकंड ऑर्डर है और 420 का थर्ड ऑर्डर है। एक का सेकंड, एक का थर्ड, एक का फोर्थ, एक का फिफ्थ, एक का फिफ्थ, एक का सिक्स्थ, एक ज्यादा, छोटी वाली वेवलेंथ का एक ज्यादा। दो वेवलेंथ है ना आपके पास, एक है लैम्डा 1 630, एक है लैम्डा 2 420। अगर इसका ऑर्डर बन रहा है ना n 630, इसका ऑर्डर बन रहा है n 630 का, 630 का n बन रहा है मतलब सेकंड, तो उसका थर्ड बनेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा n+1 ऐसे होगा। ये पता होना चाहिए। एक का nth ऑर्डर होगा तो एक का n+1 अगला ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर बड़ा होगा, जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसका ऑर्डर बड़ा होगा, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसका ऑर्डर कम होगा। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो कम स्प्रेड होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है वो ज़्यादा स्प्रेड होगी। इसलिए बड़ी वाली वेवलेंथ का छोटा ऑर्डर और छोटे वाली वेवलेंथ का बड़ा ऑर्डर ओवरलैप कर सकता है। इक्वेशन क्या होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी सेम है, थीटा सेम है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 भी हो सकती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। जब भी ओवरलैपिंग आएगी आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ये n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 कितने हैं n, लैम्डा 1 कितने हैं 630, n2 कितने हैं n+1 एक ज़्यादा, वेवलेंथ कितनी है 420। ब्रैकेट खोलते हैं, सॉल्व करते हैं, 630n इज इक्वल टू 420n प्लस 420, सॉल्व किया n के लिए तो n के लिए आगे 2, n की वैल्यू 2 आ गई। n नहीं निकालना हमने, तो d निकालना है। अब किसी के इक्वेशन में डाल दें, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ। d निकालना है, साइन 31 इज इक्वल टू n की वैल्यू के आगे 2, n के लिए 2 किसके लिए, 630 के लिए n2 है, n 630 ये वाली यूज़ करनी है। मैं n1 लैम्डा 1 वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली 630 नैनोमीटर है ना, इंटू 10 पावर -9। सॉल्व करते हैं इसको, ये आता है 0.5 पता नहीं क्या 515 और इज इक्वल टू 2 इंटू डी इज इक्वल टू 1260 ओवर 0.515 मेरे ख्याल से इंटू 10 पावर -9। सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 2.4 इंटू 10 पावर -6 मीटर टू 2. आंसर आ गया 2.4 माइक्रोमीटर। चेक करने दो आंसर, 29 का सी है भी कि नहीं, 29C डन। नेक्स्ट MCQ बेटा, MCQ नंबर 30 करने लगे हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, एक में n आएगा n1 की जगह पे, एक में n+1 आएगा, एक का nth ऑर्डर होगा तो एक का नेक्स्ट ऑर्डर होगा। MCQ नंबर 30,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल P इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. द फील्ड लाइंस आर इवनली स्पेस्ड, मतलब यूनिफॉर्म है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? P इज अ स्मॉल डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन विल मूविंग P अ स्मॉल डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन विल नॉट चेंज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन P. बिल्कुल सही है. P को अगर आप स्मॉल डिस्टेंस मूव करेंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड में हर जगह पे सेम फोर्स रहती है. ये आंसर हो सकता है ये. मूविंग P अ स्मॉल डिस्टेंस इन Y विल कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन P विल इंक्रीज, सॉरी नहीं, फोर्स इंक्रीज नहीं होगी, यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स सेम रहेगी. इसका आंसर यही है. P को स्मॉल डिस्टेंस मूव करने से फोर्स चेंज नहीं होगी. आंसर इज A. 30th इज A. MCQ नंबर 31 प्लीज. 2 क्या है जी 31? द डायग्राम शोज 2, क्या बदतमीजी है, 2 parallel metal plates P and Q separated by distance 5 millimeter. There is a potential difference 700 volt between the plates. The plate Q is earthed. P इसको अर्थ किया हुआ है. What is the magnitude and direction of electric force at R? कौन सा चार्ज है? There is a 400 P is earth. Direction of electric field at R. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपने. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? V/D. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? 0 - 700, 0 - 700. पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं 0 - 700. तो 700 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. इनका डिफरेंस निकालते हैं. इसको ना उसे कहना कि वो कर दे, अनइंस्टॉल कर दे. और D कितना है? 5 × 10⁻³ मिलीमीटर है. 5 7s 140 × 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा. 1.4 × 10⁵ आ जाएगा. 1.4 × 10⁵ और डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ. तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इसकी वैल्यू है 1.4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर. न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है, वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है. 1.4 फ्रॉम 10⁵ फ्रॉम Q to P. D आंसर होना चाहिए. 31 D सही है. अच्छा, अभी MCQ नंबर 32 प्लीज. इसको मैं जूम आउट करता हूँ. वो बार बार उसके ऊपर आता जा रहा है AVG ना, उसको या तो वो कर दो, स्टॉप पॉज कर देना, या वो तंग कर रहा है. अ वेज शेप मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ L वेरिंग width and uniform thickness is connected to a cell as shown. Okay, एक सेल से कनेक्टेड है. वेज शेप क्या है? मेटल कंडक्टर है. इसका एरिया चेंज होता जा रहा है. विच ग्राफ शोज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर वेरीज फ्रॉम X to Y. X to Y उसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? X to Y ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? अच्छा, अब आपको पता है जैसे जैसे मोटा होता जा रहा है इसका एरिया चेंज होता जाएगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता जाएगा. करंट सेम है, जितना करंट यहाँ है उतना करंट यहाँ है, उतना करंट यहाँ है, उतना करंट यहाँ है. एन भी सेम है. फॉर्मूला क्या होता है? I = NAVE. V को सब्जेक्ट बनाए ना, V = I/NAE. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो जैसे जैसे एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी. विच ग्राफ शोज हाउ द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस X to Y. यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया कम है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी. X to Y वेलोसिटी कम होती जाएगी. तो कौन सा आंसर है जो कम हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है. ये तो 0 पे आ गया, 0 पे नहीं आएगी. 0 तो नहीं होगी, ऊपर से नीचे आएगा लेकिन 0 नहीं होगा. ये आंसर है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी लेकिन 0 तो नहीं जाएगी ना बेटा. अब लीनियरली कम होगी, नॉन लीनियरली कम होगी, ये गिवन नहीं है. स्ट्रेट लाइन में कम होगी कि नहीं? 0 नहीं होगी बार. अच्छा, अभी MCQ नंबर 33 प्लीज. MCQ नंबर 33. The power output of an electrical supply, the power output of electrical supply is 2.4 kilowatt. Power output इसकी इतनी है, 240 volt है. At a potential difference of 240, the two wires between supply and kettle each have resistance of this much as shown. इनकी resistance given है, power output given है. What is the power supply to the kettle and what is the potential difference across kettle? Okay.
इसका पीडी बताना है और पावर बताना है। पहले चेक करते हैं कि करंट कितना है। P इज इक्वल टू वी आई, 2.4 किलो है ना, 2400 240 इंटू आई, तो करंट आ गया 10 एम्पियर्स, ये आगे डिवाइड होगा। 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 10 एम्पियर करंट यूं जाएगा, यूं इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, तो वायर्स के अंदर जो पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस आई स्क्वायर आर, 10 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 0.5 100 वॉट्स। तो 2400 वॉट्स में से 2400 टोटल पावर में से 100 तो वायर्स को मिल रही हैं, बाकी कैटल को मिल रही होगी। तो कैटल को पावर कितनी मिल रही होगी? 2300 वॉट या 2.3 किलो वॉट। ठीक है, अच्छा इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से वायर्स का माइनस कर दे, उसका पीडी आ जाएगा, या उस पर फॉर्मूला लगा लें आप, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा उसके आर नहीं पता, P इज इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हैं ना, करंट तो पता है आपको, इसके पूरी फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू वी आई, वी निकालना है ना। पावर कितनी है? 2300, करंट कितना है? 10, तो 10 जाके डिवाइड होगा 230 वोल्ट, 230 या 2.3, ये आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34। MCQ number 34. The graph shows the variation with potential difference V of the current I in a component X, Y and Z. X, Y and Z तीन component हैं. How the rows correctly define the component? Okay. एक तो ओमिक है ना, Y स्ट्रेट है ना, ओमिक है। एक यूं करके पहले इसको टच हो रहा है, इसको टच हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये डायोड का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ होता है? डायोड का, डायोड का। ये टर्न ऑन वोल्टेज होती है, कुछ वोल्टेज के बाद वो ऊपर को आता है और करंट एक्सिस की तरफ मुड़ता है, और इस साइड पे रिवर्स बाइस में यूं बनता है ना डायोड का ग्राफ। अच्छा दूसरा ये Z जो है ना, ये वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है, तो ये किसी कंडक्टर का ग्राफ है। ये फिक्स रेजिस्टर का ग्राफ है, किसी कंडक्टर का ग्राफ है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। फिलामेंट लैंप हो सकता है, तो मेटल कंडक्टर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये होगा ओमिक। वाई तो है ना, देखो फिक्स टेम्परेचर वाले कंडक्टर का ग्राफ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाई है, ये मेटल कंडक्टर फिक्स टेम्परेचर है। ये डायोड का ग्राफ है एक्स, ये डायोड का ग्राफ है, और जेड जो है फिलामेंट लैंप का ग्राफ है। तो वाई एक्स मेरे ख्याल से बी आंसर है इसका। एमसीक्यू नंबर कौन सा है? 34, इसका बी आंसर है बेटा, ये याद करना पड़ेगा आपको। कांस्टेंट टेम्परेचर हो ना किसी कंडक्टर का, तो वो ओम्स लॉ ओबे करता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। एमसीक्यू में 35, a wire has resistance 9.55 and has diameter this much. If the wire is made up, if it is made up of a metal of resistivity 4.9 into 10 power minus 7, what is the length of wire? Okay, लेंथ निकालनी, फार्मूला आपको आता है, R इज इक्वल टू व्हाट, रो L ओवर A, एरिया अलग से निकालने, पाई डी स्क्वायर और 4 या यहीं पे डाल दें, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? R A ओवर रो R, एरिया का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर और 4, नीचे आ जाएगा 4 रो। अब सारी वैल्यूज हैं आपके पास, 9.55 पाई की वैल्यू है, डायमीटर को मीटर में चेंज कर दें, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, 9.55, 3.14, डायमीटर कितना है 0.280 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर, स्क्वायर करना है, ओवर 4 इंटू रो की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ रही है 1.2 मीटर्स, ये आंसर है इसका। कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे यहाँ का। नेक्स्ट जी बेटा, एमसीक्यू नंबर 36 प्लीज। क्या कहता है? अ सेल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ फिक्स रेजिस्टर आर। ओके, ये बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और एक फिक्स रेजिस्टर है आर। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। A voltmeter measures the potential difference between the terminals of cell। ये voltmeter है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। आगे कहता है
which statement explains the change to the reading of the voltmeter as the contact Z is moved towards end X? अगर आप इसको end X की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टमीटर पे रीडिंग को क्या होगा? अच्छा बेटा, तो जब हम इसको यू मूव करेंगे तो वोल्टमीटर रीडिंग को क्या होगा ये बताना है। अब मुझे पता है ये जो बैटरी का ईएमएफ होता है ना, बैटरी का ईएमएफ जो होता है ये डिवाइड होता है वोल्टेज एक्सटर्नल जो वोल्टमीटर बताता है प्लस वोल्टेज इंटरनल जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट होती है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज ज्यादा मिलने लग जाएगी तो एक्सटर्नल पे वोल्टेज कम होती जाएगी, और अगर इंटरनल पे कम होती जाएगी तो एक्सटर्नल पे बढ़ती जाएगी। ये वोल्टमीटर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। अच्छा अभी क्या है, अभी सपोज करते हैं कि जो रेजिस्टर है ना ये है 100 ohms का, सपोज कर लो ये 100 ohms का। अच्छा इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 200 ohms है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस 200 ohms है। अच्छा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से नीचे वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है ना, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से जो नीचे वाले पार्ट की रेजिस्टेंस है वो सपोज कर लेते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से नीचे वाले पार्ट की रेजिस्टेंस चले ये सपोज कर लेते हैं 100 है, ये नीचे वाले पार्ट की रेजिस्टेंस 100 है जहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, तो बाकी के टोटल 200 है। जेड से नीचे जेड एक्स की रेजिस्टेंस 100 है, तो बाकी ऊपर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी 100। मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अब बन क्या गया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये वाला पार्ट और ये वाला रेजिस्टर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज में ये बन गया। इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जेड से ऊपर वाला पार्ट का ये रेजिस्टर बन गया, मतलब ये वाली चीज मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, और जेड से नीचे वाला पार्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जेड यहाँ पर है और एक रेजिस्टर ये बन गया है और एक फिक्स रेजिस्टर है। बेटा ये अंडरस्टैंड करें, ये मुश्किल क्वेश्चन है। सो ये वाला रजिस्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस रजिस्टर आर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसकी रेजिस्टेंस को सपोज किया 100 ohms। अच्छा जेड से ऊपर वाला रजिस्टर ये ड्रॉ किया, इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है 100 ohms, और ये जेड एक्स है, ये जेड एक्स, तो इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है 100 ohms। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालें ना आप, तो पहले इन दोनों को पैरेलल को सॉल्व करेंगे। इन दो पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो 100 डिवाइड बाई 2 इनके आती 50 ohms, और 50 में 100 ये प्लस कर दें तो आपकी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 150, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करते हैं। अच्छा जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा, अभी ये चीजें अरेज कर रहा हूँ बेटा, ये चीजें इरेज कर रहा हूँ। सो इनको इरेज करते हैं, ये वाली चीज इसको भी इरेज करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। अब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बेटा नीचे ले आया, जब नीचे लेके आया हूँ तो ऊपर टोटल रेजिस्टेंस ने क्या सपोज की थी, इसकी टोटल रेजिस्टेंस 200 ohms है, ये 200 ohms है। अब इसकी रह गई है सपोज 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 ज़्यादा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी 150 ohms, और नीचे वाले पार्ट की कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी 50 ohms। जेड अब नीचे आ गया, ठीक। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए पैरेलल, और वो सीरीज में रीड्रॉ कर लें। ऊपर वाला रेजिस्टर जो जेड से ऊपर है वो ये है 150 ohms का, एक ये रेजिस्टर है और एक आर रेजिस्टर है, ये वाली चीज बन गई है। इसकी रेजिस्टेंस तो 100 ही है, ये आर रेजिस्टर है आर, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 50। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया है, इनकी प्रोडक्ट ओवर सब लगाओ, आ जाएगा 100 इंटू 50 ओवर 100 प्लस 50, ये आ रहेगा मेरे ख्याल से 33 ohms। तो आपके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, ऊपर वाला 150 है प्लस 33 प्लस इंटरनल, तो ये आ जाएगी 183 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले कितनी थी 153, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नीचे आ गया तो कितनी होगी 183। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे मूव करने से व्हाट इज हैपनिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे मूव करने से सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। जब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा होगी तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट कम हो जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज आई के प्रोपोर्शनल है। जब करंट कम हो जाएगा तो इंटरनल के अक्रॉस ड्रॉप कम हो जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल कम हो जाएगी। जब वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल कम हो जाएगी तो जब ये चीज कम हो जाएगी तो एक्सटर्नल की वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, वोल्ट मीटर रीडिंग विल इंक्रीज, वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी एज करंट इन द सर्किट हैज बीन डिक्रीज्ड, as current in the circuit has been decreased। So अब ये क्या आंसर देखेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी।
वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस बिकॉज करंट थ्रू द सर्किट डिक्रीजेस। बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी है। 36 का सी आंसर बन रहा है। 36 का बेटा सी, इसका सी आंसर बन रहा है। सो द आंसर इज, यार द आंसर इज सी, द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस। वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज क्यों हो रही है बेटा? चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है ना, करंट डिक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम हो रही है। जब एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बेटा बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस, वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस एज करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन था। MCQ number 37. A cell of electromotive force E and negligible internal resistance is connected to a circuit. The circuit has current I1, I2, I3 and potential difference V1, V2 and V3. Which equation represents the statements Kirchhoff's first law? First law से related current वाली equation होती है। First law नोट पे लगेगा, यहाँ पे I1 एंटर हो रहा है, I2, I3 लीव कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ए आंसर होना चाहिए। 37A, लेट मी कंफर्म 37A है, आसान था ये तो। MCQ number 38 please. Two resistors are connected in series to a 6-volt power supply as shown. What is the resistance of variable resistor R? What is the resistance of variable resistor R to give a potential difference of 1 volt across the 12 kilo ohms resistor? What is the resistance of variable resistor? इसकी resistance निकालनी है to give the potential difference of 1 volt across 12, इसको 1 volt मिले, इसको 1 volt मिले, सॉरी, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बेटा इसको 1 वोल्ट मिलेगा और इसकी रेजिस्टेंस पता है तो उसका करंट निकालना है। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, 1/12 इंटू 10 पावर 3, ये करंट आ गया। यही करंट यहां से गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 6 में से इसको 1 मिल रही है तो उसको 5 वोल्ट मिल रही होगी ना। अब इसकी वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो रेजिस्टेंस निकाल लें। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। इसकी वोल्टेज 5 मिल रही है, 6 में से 1 इसको मिल रही है, 5 इसको मिल रही है। करंट कितना है ये? 1/12 इंटू 10 पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60। इसके अच्छा वैसे भी कर सकते थे, ये 1 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, इसको 5 टाइम ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है तो उसकी रेजिस्टेंस 5 टाइम ज़्यादा होगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 5 60 किलो ओम्स। ये ऊपर जाके भी ऐसे ही हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 10 पावर 3, 60,000 ओम्स या 60 किलो ओम्स। सी आंसर है इसका। वैसे मैंने ऐसे लंबे तरीके से किया, करंट की जरूरत अब रेशियो मेथड से कर लें। 6 वोल्ट है, इसको 1 मिल रहा है, तो 6 में से जब इसको 1 मिलेगा तो उसको 5 मिलेगा। रेशियो लगा लें कि 12 वोल्ट को 1 मिल रहा है तो कितने को 5 मिलेगा। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 39 प्लीज। A nucleus of magnesium decays into nucleus X by emitting positive beta particle. The decay equation is represented by this. What is the value of P and Q? पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, तो प्रोटॉन नंबर 1 कम हो जाएगा ना। ये 12 थे ना, यहाँ पे 11 रह जाएंगे, ये तो 23 रहेंगे। 11 एंड 23, Q11 P20। जी बेटा, लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 40 देखिए जरा, क्या कहता है? इन अ बीटा डिके अ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस changes to proton. Which statement describe the quark combination of the nucleus during decay? तो नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है तो क्या हो रहा है? A neutron changes to proton. आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। एक न्यूट्रॉन डिके होके क्या बन जाता है? प्रोटॉन बनता है, प्लस नेगेटिव बीटा होता है, और आपको पता है एक और चीज भी होती है, एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है। ओके, तो इसकी अगर क्वार्क कॉम्बिनेशन सोची जाए, न्यूट्रॉन में क्या होता है? डाउन डाउन अप क्वार्क, ये क्या बन जाता है? प्रोटॉन क्या होता है? अप अप डाउन
और बीटा अपनी जगह पे रहा, बीटा नेगेटिव, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँ, ये डू यू इससे कट गया, तो बेसिकली एक डाउन क्वार्क कन्वर्ट हो जाता है अप क्वार्क में, नेगेटिव बीटा में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो क्या होता है, इट डिक्रीजेस बाय 1, डाउन क्वार्क डिक्रीजेस बाय 1, इट डिक्रीजेस बाय 1। तो आंसर क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क डिक्रीजेस बाय 1, इसका ए ही आंसर है। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।